सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पॉलिसी पॉइंट। मैं हूं अब्सा कोमल। पाक भारत सीज फायर के बाद से अमरीकी सदर हर मौके पर इसे अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं और अब एक और मौके पर उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी का क्रेडिट लेते हुए कहा कि पाकिस्तान के लोग बेहतरीन हैं और उनके रहनुमा अजीम हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी अफवाज की बड़ी दिफाई कामयाबी के बाद हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खिदमत के एतराफ़ में उन्हें फील्ड मार्शल के एजाज़ से नवाजा। इस सिलसिले में जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये उनका फैसला था। सीनियर सहाफ़ी आमिर इलियास राना की खबर के मुताबिक हुकूमत ने ही आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनने की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म ने कहा कि आप बेशक मुझे सियासी फील्ड मार्शल कह लें। सिफारती वफ़द से मुतालिक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि PTI के लोगों ने भारतीय चैनल्स पर बैठकर जो गुफ्तगू की उसके बाद उन्हें इस वक्त में शामिल करने का रिस्क कैसे ले सकते थे। पाक भारत मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब और UAE भारत पर दबाव डाल सकते हैं और अमरीका सबसे ज़्यादा दबाव डाल सकता है। हुकूमत की तरफ से आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के आला एजाज़ से नवाजा गया है। आज हमने देखा कि हुकूमत के हिमायत याफ्ता सेनेटर फैसल वावडा ने हुकूमत से ये मुतालबा कर दिया कि दिफाई बजट को बढ़ाना होगा, तरक्याती मनसूबे रोक कर फ़ौज की तनख्वाहों को दुगना करना होगा। प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में हम सीनियर सहाफ़ियों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अफ़वाज पाकिस्तान की इस बड़ी दिफाई कामयाबी के बाद पाकिस्तान की तारीख को मद्देनज़र रखते हुए सिविल मिलिट्री तवाज़ुन का मुस्तकबिल उनको क्या नज़र आता है। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब और आसमा शराजी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हामिद मीर साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। ये हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान हमने देखा और जैसा कि अभी जिक्र भी किया कि पाकिस्तानी कौम रियासत के साथ बिल्कुल मुत्तहिद हो गई, अफवाज को बड़ी कामयाबी भी मिली और आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे से नवाजा गया। ये जो कौमी यकजहती है इसको बरकरार रखने के लिए अब मजीद क्या इकदाम करने होंगे? देखें, बहुत ही सादा सी बात है कि अभी जो पाकिस्तान है उसको थ्रेट अभी तक मौजूद है। हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का ख़तरा मौजूद है और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। बिल्कुल बहुत से जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं वो भी यही बता रहे हैं और इसीलिए जो UK के फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो इसीलिए पाकिस्तान के दौरे पे आए, फिर यहाँ से वो भारत के दौरे पे भी गए। तो थ्रेट तो अभी तक मौजूद है और शायद इसी थ्रेट की वजह से सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल नहीं बनाया गया, बल्कि जो एयर चीफ हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें भी इजाफा किया गया है ताकि ये दोनों जो है उन्होंने इकट्ठे नेवी के चीफ के साथ मिलकर एक बहुत अहम किरदार अदा किया। तो कंटिन्यूटी रखने की कोशिश की जा रही है। तो जो अब पाकिस्तानी कौम का जो इत्तेहाद है वो उसमें बहुत से मुझे क्रैक पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ख़ास तौर पे पॉलिटिकल फ्रंट पे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं वो आपस में कम से कम पार्लियामेंट की सतह पर इस सारी सूरत हाल पे खुलकर गुफ्तगू करें और कोशिश की जाए कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि ये ना लगे कि जिस तरह हिंदुस्तान में जो हुक्मरान जमात है BJP, उसने जो डेलीगेशंस बाहर जा रहे हैं उन डेलीगेशंस में अपोजिशन जमातों के जो लोग शामिल किए हैं तो वो अपोजिशन पार्टीज की लीडरशिप को पूछे बगैर शामिल किए हैं और उसमें एक तासुर ये आया कि जी जो रूलिंग BJP है वो कुछ लोगों को शामिल कर रही है, कुछ लोगों को शामिल नहीं कर रही, तो अपोजिशन पार्टीज को कमज़ोर करने की या डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में जो डेलीगेशन गया उसमें तो अपोजिशन को शामिल ही नहीं किया गया। तो हालांकि जो हुकूमत की कुछ शख्सियात थी उनका ख्याल था कि अपोजिशन को भी शामिल करना चाहिए, तो शामिल नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसने वो किरदार अदा नहीं किया कि जो इंडिया की जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसने किया। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी साहब जो हैं वो न सिर्फ अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे इल्ज़ाम लगाते रहे, बल्कि जो जयशंकर हैं वजीर खारजा, उन पे भी इल्ज़ाम लगाते रहे। तो पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने तो ऐसा कम से कम जो उनके जो बड़े लीडर हैं उन्होंने तो ऐसा कोई किरदार अदा नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहिए और अगर आप साथ लेके चलेंगे तो अगर खुदा ना ख्वास्ता हिंदुस्तान दोबारा हमला करता है तो फिर एक दफ़ा फिर उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है।
अच्छा आसमा साहिबा, आपके ख्याल में यकीनन हुकूमत और अफवाज को एक बेहतरीन ये इश्तराक था जिसकी मिसाल हमने देखी और उसके बाद बड़ी कामयाबी भी मिली। आप समझती हैं कि पाकिस्तान में दहाइयों से जारी जो सिविल मिलिट्री तवाज़ुन के हवाले से एक बहस है वो आज भी मुतल्लिका है, या फिर और नाक़िदीन तो और हुकूमत के और अपोजिशन बिलखुसूस आज भी इस हुकूमत को बेख्तियार हुकूमत कहती है? इसी तनाजुर में बात करते हुए जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्सा, और आपको ये नया प्रोग्राम, नया चैनल बहुत मुबारक हो। देखिए बिल्कुल ये बहस जो है ये इसको करने का सही वक्त यही है कि जब पाकिस्तान की अफवाज जो है उन्होंने आइन के मुताबिक अपना जो किरदार है वो अदा किया है और पाकिस्तान को फ़तह और कामयाबी मिली है, और जब उनका काम ख़त्म हुआ है या अभी तक चल रहा है, पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है, तो क्या ही अच्छा हो कि जो हाइब्रिड सिस्टम है इस वक्त, इसको एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो कि आइन के मुताबिक हो उसके तहत जो है वो उसकी तरफ ले जाया जाए। सरेदस्त ज़ाहिर है कि पिछले कुछ 10 बरस जो एक अशरा जो गुजरा है उसके अंदर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इलीट है वो पीछे ही गई है, यानी उनको इतना ज़्यादा रूम नहीं मिला कि वो अपना काम करे, या रूम उन्होंने लिया भी नहीं। लेकिन उसके साथ साथ ये जो टाइमिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप आइन के तहत एक इदारा जो कि पाकिस्तान की, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है उनकी मुदाखलत है, वो अब अपना आइनी किरदार अदा कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का। और फिर जो चैलेंजेस है पाकिस्तान को इस वक्त, जो चैलेंजेस है उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप को अपना काम संभालना होगा और अपना काम करना होगा। एक स्पेस मिली है इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप को कि वो आगे बढ़े, और जो सियासी कायदीन हैं वो पाकिस्तान को इस हाइब्रिड निज़ाम से मैक्सिमम निकालने की कोशिश करें, वो पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ जाएं, वो आइन के तहत अपने किरदार की तरफ जाएं, वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की तरफ जाएं, वो सिविलियन बालादस्ती की तरफ जाएं, और तमाम इदारे जो हैं वो पार्लियामेंट से रहनुमाई लेते हुए अपने फैसले करें। तो अगर हम तो बहुत अरसे से ये बात लिख बोल रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो ये वक्त है, मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब वक्त होगा कि पॉलिटिकल लीडरशिप आगे आए और जितने भी फैसले पाकिस्तान ने किए हैं या करने हैं आगे जाके इस पूरे खित्ते के हवाले से, उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप अपना रोल प्ले करे और हाइब्रिड से जमहूरियत की तरफ जाने की कोशिश करे। मीर साहब, फैसल वावडा साहब की तरफ से आज ये मुतालबा किया गया है कि दिफाई बजट को 3 गुना बढ़ाया जाए, तरक्याती बजट को रोककर उसको भी दिफा पर लगाना होगा। आप कैसे देखते हैं उनके इस मुतालबे को? और साथ ही फैसल वावडा साहब आजकल बड़े सख्त तनकीद कर रहे हैं नून लीग पर, आपके प्रोग्राम के जरिए भी उन्होंने तनकीद की, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, फैसल वावडा साहब एक पॉलिटिशियन है और उनको अपनी राय के इजहार की आज़ादी है, तो वो जो भी बात है वो कर रहे हैं। मैंने जब उनको कन्फ्रंट किया तो मैंने तो उनको यही कहा था कि आप सारा क्रेडिट जो है वो एक शख्स को ना दें, सबको क्रेडिट दें ताकि पाकिस्तान में यूनिटी बरकरार रहे। देखें, मसला ये है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो यकीनन भारत के डिफेंस बजट के मुकाबले में बहुत कम है। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान ने ये जो हालिया कन्फ्रंट्रेशन थी, जो एक तसादुम था या जंग थी हिंदुस्तान के खिलाफ, इसमें पाकिस्तान आर्मी ने और पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तान नेवी ने, इन तीनों ने मिलकर किरदार अदा किया है। ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, आपको सिर्फ एयरफोर्स का और आर्मी का किरदार नजर आया है, लेकिन जो इन दोनों के साथ मिलकर जो नेवी का किरदार था वो मीडिया पर डिस्कस नहीं हुआ। मुझे उसके बारे में काफी कुछ पता है। और अच्छी बात यह है, काबिल तहसीन बात यह है कि लिमिटेड डिफेंस बजट के बावजूद तीनों फोर्सेस ने इंडिया का बहुत भरपूर तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया। और अब जबकि हमारा ख्याल है, मेरा ये ख्याल है कि अभी भी भारत की तरफ से जारहियत का खतरा नहीं टला, तो यकीनन ये जो बजट आ रहा है इसमें कुछ इजाफा होना चाहिए पाकिस्तान के डिफेंस बजट में। लेकिन मेरी जाती इंफॉर्मेशन और मेरी जाती जो एनालिसिस है उसके ख्याल में ये मुतालबा जो है इसको कभी भी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी की लीडरशिप इंडोर्स नहीं करेगी कि पाकिस्तान के डिफेंस बजट में 3 गुना इजाफा किया जाए। 3 गुना इजाफा का मतलब है कि जो अभी बजट है उसको आप 3 से ज़रब दे दें। उनको भी पता है कि पाकिस्तान की इस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उनको भी पता है कि अभी पिछले साल तक तो पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट के खतरे का शिकार था, लेकिन पाकिस्तान को तमाम इदारों ने मिलकर डिफॉल्ट से निकाला है। तो यकीनन हम पर जंग का खतरा मंडला रहा है और हम लड़ेंगे और भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन ये 3 गुना डिफेंस बजट में जो इजाफा है इसकी मेरा ख्याल है कि पब्लिकली ये बात करने की जरूरत नहीं है। अगर
अगर आप चाहते भी हैं तो ये पब्लिक नहीं करनी चाहिए। ये बात मेरे ख्याल में ये पब्लिकली ये बात करने वाली नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मैं मुतमिन हूं जिस तरीके से पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी जो है उन्होंने भारत का मुकाबला किया है, और आइंदा भी उन्होंने जो अपना प्लान बनाया हुआ है, हिंदुस्तान अगर हमला करता है उन्होंने कैसे मुकाबला करना है। तो ये जो इस वक्त हमारे पास जितना भी बजट है, इस बजट के अंदर रह के वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस की कमांड से कि फैसल वाडा समेत तमाम सियासतदान जो हैं उनको एतमाद में लिया जाए और उनको बताया जाए कि हमने हालिया जो तसादम था उसमें इंडिया के दांत कैसे तोड़े हैं और आइंदा भी हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो फिर ये इस तरह के मुतालबे करने बंद कर देंगे। आसमा साहिबा, पाक भारत कशीदगी के दौरान हमने देखा मियां नवाज शरीफ साहब की जो खामोशी है वो ज़ेर बहस बनी रही। आपकी नज़र में क्या वजूहात थी 3 बार के साबका प्राइम मिनिस्टर की इस अहम मौके पर खामोशी की? और जैसे हम वावडा साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, उनका ये दिफाई बजट के हवाले से जो मुतालबा है और जो तनकीद की जद में उन्होंने रखा हुआ है मुस्लिम लीग नून को, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जी अब साहब, मेरा ख्याल है कि ये जो दिफाई बजट वाली बात हुई है ये तो ऑलरेडी पाकिस्तान के पता नहीं हमारी हुकूमत के इख्तियार में होगा कि नहीं होगा कि बजट को कितना बढ़ाना है और किस हद तक बढ़ाया जा सकता है। उसकी वजह ये है कि आपको पता ही है कि IMF की तरफ से जो 11 शराइत आई हैं उसके अंदर वो काफ़ी सख्त शराइत हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत को पहले उसको मैच करना है। उस दौरान अगर ये मुतालबात आ रहे हैं तो एक ज़ाहिर है मैंने फैसल वावडा साहब से ये सवाल भी पूछा कि ये उनकी ज़ाती राय है क्या है, तो उन्होंने कहा ये मेरी तजावीज़ है और इस तजावीज़ को जो है वो तमाम पार्टियों ने इंडोर्स किया है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की इकनॉमिक पोजीशन है, इकनॉमिकली पाकिस्तान कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, वायबल नहीं है, मगर दिफा भी ज़रूरी है। और आपने देखा कि हम इस वक्त भी हालत जंग में हैं और आइंदा भी ख़तरात जो है वो मंडला रहे हैं। तो पाकिस्तान की फ़ौज का किरदार, पाकिस्तान की एयरफोर्स का किरदार, पाकिस्तान की नेवी का किरदार ज़ाहिर है कि ये बका से मुतालिक है, दिफा से मुतालिक है और पाकिस्तान का दिफा इस वक्त जो है वो प्रायोरिटी इख्तियार कर गया है। लिहाजा उसके अंदर अगर कोई बजट के अंदर कोई ज़्यादा डिमांड्स आती हैं तो उसको मीट करना भी ज़रूरी है पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से। लेकिन जाहिर है कि हुकूमत को भी देखना है और जो इस वक्त के पाकिस्तान के मारूजी मुआशी हालात हैं उसके मुताबिक फ़ैसला करके उसको बिल्कुल जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके मुताबिक रखना पड़ेगा। मगर ये हकीकत अपनी जगह पे बहुत अहम है कि पाकिस्तान कितना इंडिपेंडेंट फ़ैसले इसके ऊपर कर सकता है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। IMF की तलवार हमारे ऊपर लटक रही है और आज तो अली अमीन गंडापुर साहब ने भी IMF की धमकी दे दी है कि अगर मुज़ाकरात की दावत को कबूल ना किया गया तो जो है वो हम देखेंगे कि हम IMF के ऊपर कैसे रजामंदी देते हैं या हमारा किरदार क्या होता है। तो ये एक मल्टीपल चैलेंजेस पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त है। तो बिल्कुल आई एग्री विद मीर साहब के इस मामले को लो प्रोफाइल रखना चाहिए। ये पाकिस्तान की जो दिफाई ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक आगे बढ़ना पड़ेगा तो ही हम जाके मीट कर पाएंगे। बहरहाल सलामती बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि नवाज शरीफ जो है वो नहीं खामोश रहे और नहीं बोले। कल हमारा एक इंटरेक्शन था प्राइम मिनिस्टर के साथ अब्सा, तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि इस दौरानिए में जबकि जंग हो रही थी उनका खामोश रहना और भारत के ख़िलाफ़ खुल के मजम्मत ना करना, उनके बारे में बात ना करना, इसके क्या मानी जो है वो लिए जा सकते हैं। इस पे क्या PTI जो PMLN कह रही है कि आगे जाके नवाज शरीफ साहब का किरदार जो है वो अमल में ज़्यादा मौसर हो सकता है भारत के साथ बातचीत के लिए, तो अभी तो दिल्ली हुनूस दूरस्त। तो इस पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं लेकिन ये कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनका कोई किरदार हो। तो अब जाहिर है कि PMLN अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि अगर जब गुड टाइम्स या जिसे कहते हैं पीस टाइम्स के लिए अगर कोई लीडरशिप आपको चाहिए, उसको आगे लाना है तो उसको किस तरह से लाया जाए। लेकिन हम हिंदुस्तान में देखते हैं कि हमें वहाँ पर पीस टाइम्स के लिए कोई भी ऐसा लीडर दस्तयाब नज़र नहीं आता जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मतलब हक़ में बोला हो या खामोश रहा हो या जिसने कोई अपना किरदार आगे जो है वो अदा करना हो। खुद मोदी जी की जो ज़ुबान है या जिस तरह की उनकी ललकार है, तो ये एक लीडर्स को इस टाइम के ऊपर जो है
वक्त के और मौके की मुनासबत से अपने अवाम के जो जज्बात हैं उसका इजहार करना पड़ता है और करना चाहिए। हो सकता है कि PMLN के जहन में हो कि पीस टाइम्स में कोई ऐसी उनका किरदार सामने हो, मगर सरे दस्त तो लीडरशिप को जो है, पाकिस्तान की जितनी भी लीडरशिप है उसको अपना किरदार पाकिस्तान के अवाम के जो जज्बात हैं उसके मुताबिक करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में जो भी होगा, इस वक्त पाकिस्तान का जो क्राइसिस है उसमें पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको बहरहाल अपना एक मुस्बत रोल और अपने अवाम के जज्बात के मुताबिक अपना किरदार अदा करना चाहिए। मीर साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की खामोशी के ऊपर जब बात कर रही थी आसमा साहबा, आप मुस्कुरा रहे थे एक मौके पे, आपकी नज़र में कोई सिग्निफिकेंस है, कोई वजूहात हैं, ख़ास वजूहात जिसकी बेसिस पे वो खामोश रहे इस दौरान? देखिए, नवाज शरीफ साहब जो है ना, उनके साथ एक पुरानी ज़ाती न्याज़मंदी है। गो के अब काफ़ी अरसे से उनके साथ बहुत कम मुलाकातें होती हैं, लेकिन उनका एक विज़न है। वो जब पॉलिटिक्स में नहीं थे तब भी वो चाहते थे कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। फिर वो जब पॉलिटिक्स में आ गए तो उन्होंने कोशिश की कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। अभी कुछ अर्सा पहले जो SCO कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, तो उसमें वो खुद तो तशरीफ़ नहीं लाए, लेकिन उन्होंने जो इंडियन जर्नलिस्ट थे उनको स्पेशली बुलाया और उनको खाने पे बुलाया। और एक दो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, बरखा दत्त साहिबा, वो सिर्फ उनको वीज़ा ही सिर्फ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए दिया गया। यानी कि वो SCO कॉन्फ्रेंस में नहीं आई, वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब को मिली और वहीं से लाहौर से वापस चली गई। तो ये नवाज शरीफ साहब की कोशिश है बड़े अरसे से कि वो चाह रहे हैं कि जी इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो मेरी जब भी उनसे मुलाकात होती थी तो मैं उनके साथ एक बात करता था, वही बात फिर मैं इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में भी करता था। इवन जनरल बाजवा साहब हैं, वो भी मेरे से नाराज़ हो गए थे इसीलिए कि मेरा ये मौक़िफ़ था कि मोदी जो है, मोदी, उस पर आप एतबार नहीं कर सकते। और मोदी जो है वो एक ऐसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है जो कि RSS का पॉलिटिकल विंग है। और लेकिन क्योंकि मोदी साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में गए थे, तो नवाज शरीफ साहब का और उनके बहुत से साथियों का ख्याल था कि मोदी साहब जो है उनको एक चांस मिलना चाहिए। तो बाद में नवाज शरीफ साहब ने तो सिर्फ एक मुलाकात की थी, फिर उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। उसके बाद जो फिर 2018 के बाद जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने मिलकर जिस तरीके से फैसिलिटेट किया मोदी को, तो मेरा ख्याल है कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अभी पब्लिक में नहीं है। किस तरीके से अजीत डोवल जो है उसने एक प्लान बनाया, मोदी साहब जो हैं उनको पाकिस्तान लाया जाना था, 4 दिन का दौरा था, जो हुकूमत वक्त थी उसको पता नहीं था। वज़ीर ख़ारजा शाहबाज कुरैशी साहब जो हैं उनके हाथ पांव फूल गए जब उनको मंसूबे का पता चला। उन्होंने फिर आर्मी चीफ को, DGISI को फॉरेन ऑफिस में बुला के कन्फ्रंट किया कि हमसे पूछे बगैर आप इस तरह के मंसूबे कैसे बना सकते हैं। और वहीं से लड़ाई शुरू हुई। तो ये जो नवाज शरीफ साहब के दौर में तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो पता नहीं क्यों खामोश हैं। असल तो बाजवा साहब और फैज साहब बहुत आगे चले गए थे। देखिए, मैं तो अपने ज़ाती तजर्बे और नॉलेज की बुनियाद पे आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने जनरल बाजवा साहब को वार्न किया था। मैंने कहा था 5 अगस्त 2019 से बहुत दिन पहले मैंने कहा था, आपने जो बैकडोर चैनल खोला हुआ है, इंडिया विल बिट्रे यू। और फिर जब मुझे पता चल गया कि इंडिया 370 ख़त्म करने वाला है, 35A ख़त्म करने वाला है, आप रिकॉर्ड निकाल के देखें, 5 अगस्त 2019 को जंग अखबार में मेरा कॉलम छपा हुआ है कि इंडिया आपको धोखा देगा, इंडिया कश्मीर में कुछ करने वाला है। और उसी दिन ये सारी वारदात इंडिया ने कर दी। उसके बाद फिर इंडियंस की जो है उनको हमने बहुत फैसिलिटेट किया। हमने उसके बाद फिर फरवरी 2021 में हमने एक सीज फायर भी कर दिया, उसकी भी वायलेशन की उन्होंने। तो देखें, सिर्फ नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो इसमें उनकी खामोशी जो है उस पर सवाल नहीं करना चाहिए। हमें ये सवाल करना चाहिए कि बाजवा साहब ने ये बात क्यों की मीडिया के सामने कि मेरे टैंकों में डीजल नहीं है, मेरे जहाज़ों को उड़ाने के लिए मेरे पास पेट्रोल नहीं है, मेरी तोपों के लिए गोले नहीं हैं। अभी क्या आपने साबित किया कि नहीं किया? आपने अभी साबित किया 3-4 दिन के अंदर कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसके निशाने पे पूरा इंडिया है। जहां पे चाहें आप हिंदुस्तान की कोई भी एयरबेस और उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को आप तबाह कर सकते हैं। तो बजाय कि आप नवाज शरीफ का सवाल करें, आज सवाल ये होना चाहिए कि जनरल बाजवा बताओ कि तुम सहाफियों को सामने बिठाकर ये क्यों कहते थे कि मेरी फौज जो है वो इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकती? तुम झूठे साबित हो गए हो। तुम्हारे खिलाफ
इंक्वायरी होनी चाहिए, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आसमा साहिबा, पीटीआई के हवाले से अब आपसे बात करना चाहूंगी। इमरान खान का रद्द-ए-अमल था कि फील्ड मार्शल के बजाय बादशाह का टाइटल दे देना चाहिए था, जबकि बैरिस्टर गौहर साहब का रवैया मुख्तलिफ है। वो मुबारकबाद भी दे रहे हैं और फील्ड मार्शल से किरदार अदा करने की भी दरख्वास्त कर रहे हैं। आपकी नज़र में कोई गुंजाइश है या कोई दिलचस्पी पाई जाती है इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में पीटीआई से इस मौके पर बातचीत करने के लिए, या ये सिर्फ पीटीआई की ख्वाहिशात और बयानात की हद तक ही है? जी अब्सा, जैसे भी मीर साहब कह रहे थे ना कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की जो पॉलिसीज़ थी और जो जिस तरह से उन्होंने पूरी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को अपने तरीके से चलाने की कोशिश की और एक हाइब्रिड रिजीम के अंदर पूरा और मुकम्मल इख्तियार जो था वो उन्होंने अपने हाथ में रखा, जिसका नतीजा पाकिस्तान ने भुगता भी। बहरहाल अब पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर हो गया कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने भी आ गई, हक़ाइक़ भी बेनकाब हुए और अब जो है वो लोग देख सकते हैं कि किसने क्या किरदार अदा किया। बिल्कुल इसी तरह से अगर देखा जाए तो जो इस्टेब्लिशमेंट पुरानी इस्टेब्लिशमेंट थी या जो जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट थी, उसने जो गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट कम अज़ कम अब इस वक्त तक तो वो इस बात से वो करते हैं, वो समझते हैं कि वो गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। और वो गलतियां क्या थी? वो गलतियां ये थी कि एक तरफ इमरान खान साहब जो थे वो जनरल बाजवा के को ताहयात ऑफ़र कर रहे थे, दूसरी तरफ जनरल बाजवा जो थे वो इमरान खान साहब को वापस लाने की कोशिशों में थे, तीसरी तरफ ये थे कि दोनों मिल के एक पूरे सेटअप और निज़ाम के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, जिसमें जनरल बाजवा फरमा रहे थे कि वो 5 मिनट के अंदर अंदर मार्शल लॉ लगा सकते हैं। और फिर जो कुछ हुआ, हमारे प्रोग्राम में भी कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि 5% भी हम पाकिस्तान के अवाम को नहीं बता सकते कि उस दौरान क्या क्या कुछ होता रहा कि जनरल आसिम मुनीर की जो तैनाती है उसको रोका जाए और किस किस किस्म की साजिशें की गई। और फिर मैं ख़ुद बहुत सारी चीज़ों से आगाह हूँ कि किस तरह से ये तमाम मंसूबे जो थे वो बनाए जाते रहे। इमरान खान साहब ने उस वक्त जो है वो ताहयात आर्मी चीफ बनाने की ऑफ़र खामखा में जनरल बाजवा को नहीं दी थी। उसके पीछे भी एक राज था और वो कभी किसी वक्त आने पे खुलेंगे ये सारी बातें कि इमरान खान साहब का और जनरल बाजवा का क्या ताल्लुक था और दोनों किस तरह से मिल के जनरल बाजवा फ़ौज को और इमरान खान साहब जो है वो अपने मफादात की खातिर आगे जाना चाहते थे और आगे बढ़ के अपनी जो कमिटमेंट्स उनके बीच में थी उनको पूरा करना चाहते थे। और उस दौरान क्या क्या कुछ होता रहा है ये तो कभी वक्त आएगा तो ये पता चलेगा कि पाकिस्तान की तारीख़ में कि ये जो भयानक दौर था इसने क्या अपना जो रंग है वो निकाला था। मगर जो असल बात है वो ये कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने अगर कोई सबक सीखा है तो उसका सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि सियासतदानों को, और अभी भी अगर वो ये कह रहे हैं कि सियासतदान आपस में बात करें, तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की जो सियासतदान है उन्हीं को आपस में बात करना चाहिए और उनकी मुख्तलिफ जो इसके अलावा किसी और को ये मौका नहीं देना चाहिए कि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो आएँ। और इमरान खान साहब को भी सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदानों से बात करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आसमा शराजी साहिबा और हामिद मीर साहब, आप लोग दोनों के कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। जब वापस आएंगे तो इन्हीं मामलात को हम सियासी पहलुओं से डिस्कस करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है मगर खुलकर मानने को भी तैयार नहीं है। आज की खबर यह है कि इमरान खान से मुलाकात के बाद अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर की तरफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद देने के बयान को उनका ज़ाती बयान करार दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान ने ऐसा बयान देने पर बैरिस्टर गौहर की सरजनिश भी की है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म जो पाक भारत कशीदगी में कौमी इत्तेहाद कायम करने पर अपोजिशन की तमाम जमातों खुसूसन पीटीआई का भी शुक्रिया अदा कर रहे थे, अब वो ये कह रहे हैं कि सिफारती वफ्द में पीटीआई को शामिल करना एक बहुत बड़ा रिस्क होता उनके भारतीय मीडिया पर दिए गए बयानात को देखते हुए। सो आज नून लीग इस वक्त बतौर एक सियासी जमात और पीटीआई कहाँ पर खड़े हैं, इसी पे हम बात करेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब सैयद अली बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। राना एहसान अफजल खान साहब हमें ज्वाइन किया, कोऑर्डिनेटर हैं आप प्राइम मिनिस्टर के बराए कॉमर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा बुखारी साहब आपसे, क्योंकि कन्फ्यूजन हमें बहुत ज़्यादा है।
सियासी जमातें कोई बयान देती हैं तो लगता है कि उसके पीछे कोई बैठकर तय किया गया होगा और उसके बाद वो पॉलिसी बयान होगा। बैरिस्टर गौहर साहब ने बड़ा अच्छा खैर सगाली के तहत मुबारकबाद दी, लेकिन उसको बिल्कुल उसके ऊपर आज खबरें हैं कि न सिर्फ उनकी सरजनिश हुई बल्कि अलीमा साहिबा उसको उनका ज़ाती बयान कहते हैं। अब अलीमा साहिबा के बयान को हम ऑफिशियल बयान समझें या फिर जो बैरिस्टर साहब ने कहा था मुबारकबाद का जो पैगाम जारी किया था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अब पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो बैठ के उसको पहले डिस्कस करती हैं, उनकी लीडरशिप डिस्कस करती है उसको, उसके बाद वो कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हमारी टॉप लीडरशिप सारी की सारी जेल में, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे शाह महमूद कुरैशी साहब हों, चाहे डॉक्टर साहबा हों, चाहे महमूद रशीद साहब हों, चौधरी एजाज साहब हों, चीमा साहब हों, मतलब नए फिगर्स जो अभी मौजूद हैं, जो टॉप लीडरशिप है हमारी, वो सारी की सारी गालबन पिछले 2 साल से और उससे ज़्यादा अरसे से जेल में। सो उस टाइम अब्रप्टली जो भी चीज़ आती है वो आपकी जो लीडरशिप मौजूद होती है वो कहती है, क्योंकि हमारी खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही, इसलिए उसके ऊपर फाइनल जो हमारे पास अथॉरिटी होती है वो खान साहब की तरफ से ही आती है। यही आपकी जमात कहती है कि हम वही करेंगे जो खान साहब कहेंगे। उसकी वजह बता रहा हूँ। तो फिर अब खान साहब क्या कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर। उसकी वजह जो है, पहले हम जो भी कोई डिसीजन आता है सबसे पहले वो कोर कमेटी में डिस्कस होता है, आई एम मेंबर ऑफ इट। देन उसके बाद वो लीगल कमेटी में भी जाता है कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स पता चल जाए क्या होता है। देन उसके बाद वो पॉलिटिकल कमेटी में जाता है, फिर खान साहब के सामने रखा जाता है और सारी की सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं और उसके बाद जो है वो वहाँ से डिसीजन। तो फील्ड मार्शल के बजाय बादशाह सलामत बना दिया जाता है, ये खान साहब ने कहा था ये बयान। जस्ट लाइक दैट, मैं इस पे अर्ज करूँ, जस्ट लाइक दैट कि जैसे पीडीएम की गवर्नमेंट थी और शहबाज शरीफ साहब बहुत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दी दैन और मियां नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड बैठे होते थे तो उनको एक हफ्ते में 3 दफ़ा इंग्लैंड जाना पड़ता था, कॉल पे नहीं, डायरेक्टली। लेकिन तजाद तो मीडिया के सामने नहीं आता था। नहीं, तजाद इसीलिए नहीं आता था, नहीं तजाद आता था तभी वहाँ जाते थे ना, राजी करने के लिए, बताने के लिए, पूछने के लिए, जो मर्जी अल्फाज में। अब इशू ये है कि ना लीगल काउंसिल्स की मुलाकात होती है खान साहब से। मैं आपके सामने बैठा हूँ, ट्यूसडे को मेरा नाम था, मुझे नहीं जाने दिया। ईद के सेकंड डे मेरा नाम था, नहीं जाने दिया क्योंकि मैं पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ साथ। उसके बाद उनकी फैमिली का जिस तरह मुलाकात हुई वो भी आपको पता है। सो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें डेफिशिएंसी ऑफ आ जाते हैं, इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जो आपके पास डेफिशिएंसी आ जाती है वो पूरी तरह। चलिए मैं आपकी तरफ दोबारा, पार्टी के ऊपर भी बहुत सारे एतराज़, पार्टी जिस शेख वकास साहब के हवाले से भी आज बात हुई है, तो जब आपस में एतमाद नहीं तो देखिए ऐसे नहीं होता। हर पार्टी के अंदर ना वर्कर्स होते हैं और आपकी पार्टी लीडरशिप होती है, अपनी आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल पार्टी है ना हमारी कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं। अब बात यह है कि इख्तलाफात कौन सी पार्टी में नहीं होते। क्या मैं इसके अंदर ये अगर कह दूं तो गलत नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद की गाड़ी के अंदर नाहिद खान और सफ्दर अब्बासी साहब मौजूद थे, आज वो कहाँ हैं? क्या मैं ये कह दूं अगर इख्तलाफात की बात की बात करूं, क्या चौधरी निसार साहब में और मरियम साहिबा में इख्तलाफ नहीं थे? शायद कगान अब्बासी साहब वज़ीर-ए-आज़म थे इनके, उनमें और इनमें इख्तलाफ नहीं है। ये इख्तलाफ है, हमारी पार्टी तो इंटैक्ट खड़ी है आज भी। इतनी मार खाने के बाद चेयरमैन के साथ बहुत बड़ा इख्तलाफ और उनकी बात को रद्द किया जा रहा है। तो राना साहब, इजाज़त दें मैं राना साहब को भी शामिल करती हूँ। राना साहब, कौमी यकजहती जो सामने आई है पाक भारत कशीदगी के दौरान, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बहुत शुक्रिया अदा किया कि अपनी सियासत से बाला होकर तमाम कौम यकजा हुई। और कौम से मुराद ये होती है उसमें सियासी नज़रिया और सपोर्टर्स तमाम सियासी जमातों के होते हैं। पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात तस्वुर की जाती है। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के भी जो सपोर्टर्स होंगे उन सब ने एक यकजहती का इजहार किया रियासत के साथ। आज कैसा क्या हुआ कि वो सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हुई तो फौरी तौर पर आपने इनको 9 मई याद दिलाना शुरू किया कि ये तो 9 मई वाले हैं, इनसे किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने कोई 9 मई इनको याद नहीं दिलाया। जब ये इस तरह के बयानात देंगे कि मोदी का नाम नहीं लिया, फलाना ना किया, और उस वक्त जब पाकिस्तान यूनाइटेड है तो ये स्टार्ट इन्हीं की तरफ से होता है। अभी भी जो इन्होंने जो काम किया है वो कोई मियां साहब ने मोदी का नाम क्यों नहीं लिया और भारत का भी नाम नहीं लिया अपने ट्विटर पैगाम में? देखिए, बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने भारत को और मोदी की जो हिंदुत्व पॉलिसी थी जिसका जिक्र डिफेंस मिनिस्टर ने कोई 25 दफ़ा किया होगा, इंटरनेशनल मीडिया में उनको लताड़ा होगा, प्राइम मिनिस्टर जो है वो ख़िताब करते रहे, और ये सारा जो एफर्ट है ये कौन कर रहा है? PMLN कर रही है ना। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, ये सारा एफर्ट PMLN कर रही है। और PMLN किसकी है? वो कायद मियां नवाज शरीफ की है। तो जितना एफर्ट जो किया, सारा क्रेडिट जो है, अगर PMLN की तरफ से हिंदुत्व के बारे में बात हुई तो वो मियां नवाज शरीफ को जाता है। ये तो ऐसी बेसिक सी बात है कि अगर मैं इनकी जो है वो पिटाई करूं मिसाल के तौर पे और ये कहें कि नाम लेके, मैं मजाक और मैं ये नाम कहें कि नाम लेके नहीं की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भारत की पिटाई की है और नाम भी लिया है, हिंदुत्व के ऊपर भी उनको कॉल ऑफ किया है। लेकिन ये जो मामला है, देखें, आपने कहा कि क्यों इनको हम याद दिलाते हैं। अभी जो बात आपने सवाल इनसे पूछा,
देखिए, जो फील्ड मार्शल बनाया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, वो किस बेसिस पे बनाया गया है कि एक आपको जो है फतह हुई है, एक मैसिव जीत आपको मिली है, तो उस वक्त क्या आपको थापी नहीं देनी चाहिए अपनी अफवाज को? क्या उस वक्त आपको इनकरेज नहीं करना चाहिए? और अगर उस बेसिस पे किया गया है तो आप कहते हैं जी इसको बादशाह बना दो, तो आपकी ये जो अप्रोच है। करा रहे हैं क्योंकि मेरे पास थोड़ा वक्त, मैं चाहती हूँ आप दोनों और भी बात करें। 26 नवंबर भी आप लोग इनको याद कराते रहे जो इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ था। आज बुखारी साहब अदालत में मौजूद थे। अदालत की तरफ से 86 इनके जो कारकुन से ज़ायद 86 कारकुनान को रिहाई मिली है। सो वो जो वाक़यात थे वो एक तरह से बहुत बड़े वाक़यात भी होते हैं, फिर उसके बाद थम भी जाते हैं। 9 मई का आज याद दिला रहे हैं, 26 के तारीख के जो कारकुनान थे तो रिहा नहीं किया कि अगर अदालत से इनको रिलीफ मिलेगा तो हम उसके आगे खड़े होंगे। अगर अदालतें रिलीफ देती हैं तो फी सबीलिल्लाह दैट इज़ द फोरम, वहाँ से अगर रिलीफ मिलता है। लेकिन अगर रियासत को कोई चीज़ गलत नज़र आती है तो वो उसका हक है उसके ऊपर वो केस बनाए। बहरहाल ये तो कोई इसमें तो कोई ऐसी कोई गलत बात नहीं है। चले, मैं बुखारी साहब, यही आपको तो बेल नहीं मिली, लेकिन आप रिप्रेजेंट कर रहे थे और 86 ये कारकुनान इनको मिली, लेकिन वही जस्टिस डोगर साहब जिनके खिलाफ आप दरख्वास्तें लेकर गए हुए हैं, उन्हीं की अदालत से आज आपको रिलीफ मिला है। थोड़ा सा एतमाद बहाल हुआ निज़ाम अदल पे? अब सर देखें, कुछ आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स होते हैं, कुछ आपके लीगल राइट्स होते हैं। ये बेल जो है इससे पहले 455 लोगों को मैंने दिलवाई, इसके अंदर कोर्ट से हुई, वो बेंच 1 से भी हुई, बेंच 3 से भी हुई, बेंच 4 से भी हुई। तो मुख्तलिफ थी। आपने 6 महीने से लोगों को अंदर रखा हुआ है गुलेल के ऊपर, डंडे के ऊपर, आपने उनको क्या करना था? और मतलब उसके अंदर क्या सज़ा आपने देनी थी उनको? सज़ा तो अभी ट्रायल तो हुआ नहीं, चलान सबमिट नहीं हुआ अभी तक, तो वो तो बेचारे जेल की भुगत रहे हैं। कोई अटक बैठा हुआ है, कोई जेल में बैठा हुआ है, आपने उनको रखा हुआ है। आपने आखिर कब तक रखना था? बेल आपका होता ये वो बेल तो नहीं है ना जो मियाँ साहब को मिल गई और एक 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे उन्होंने कहा और 4 साल बाहर रह के आगे। हम तो सही कह रहे हैं भाई, हम तो पटाई खा रहे हैं ना 3 साल से पीछे, लेकिन हम खड़े हुए हैं। यकीन जाने हम भागे नहीं है, ना हमारा लीडर भागा, ना हमारे वर्कर्स भागे। वी आर फेसिंग इट। राना साहब, आप लोग ये क्यों समझते हैं कि जो बैनुल अक़वामी तौर पे वफ़द जाएगा बिलावल साहब की सरबराही में, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा बहुत बड़ा रिस्क होता है उसमें अगर हम PTI को भी शामिल कर लेते हैं। वैसे तो कोई भी अपोजिशन की जमात नहीं है, रिस्क क्यों समझते हैं? बैनुल अक़वामी फोरम्स पे अपने लिए तो बड़ी मौसर आवाज़ उठाई थी PTI ने, हो सकता है मुल्क के लिए भी उठा लेते इसमें। लेकिन बात ये है कि अभी जो इन्होंने बयान दिए चीफ के बारे में कि जो है उनको बादशाह बना दें, जबकि ये टाइम नहीं था कि आप इस तरह की तफरीक पैदा करते। उसी तरह अब ये हमें बड़ा क्लैरिटी मिल गई है इस चीज़ से, और इन्होंने जो बातचीत बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन की कि PTI का मौक़िफ़ जो है वो तो खान साहब ने देना है। तो इसका मतलब जो चेयरमैन हैं PTI के, उनकी कोई वक़्त नहीं है। और उनके जो बयान, जो उन्होंने एक पॉजिटिव बयान दिया, मैं तो अप्रीशिएट करता हूँ गौर साहब को कि उन्होंने जो बयान दिया वो मुल्क की यूनिटी के लिए अच्छा बयान था, लेकिन उनकी सर्जनिश की गई इसके ऊपर। तो जिस पार्टी में आपको क्लैरिटी ही नहीं है कि आपने क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी, तो उसको आप कैसे लेके जा सकते हैं? और जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि भारतीय मीडिया के ऊपर ये जिस किस्म की बातें करते रहे, उससे कौन लोग मुराद थे PTI के? नहीं, देखिए, बहुत सारे लोगों ने बड़ी वहाँ जो भारतीय मीडिया के अंदर बड़ी गलत गुफ्तगू की। PTI के रिप्रेजेंटेटिव थे, मेरे ख्याल से अब्दुल समद एक थे, उन्होंने तो एक तो वो तो आपस में जो है वो तो लड़ाई कर रहे थे, तमाशा लगाया हुआ था उन्होंने। बुखारी साहब, ये वजह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि तो बड़ा रिस्की होता अगर PTI को भी इसमें शामिल करते, और एक रवैया था, कुछ शख्सियात ऐसी थी जिन्होंने पाकिस्तानी रियासत का मौक़िफ़ भारतीय मीडिया के सामने नहीं रखा। देखिए, तो लैक ऑफ नॉलेज है ना प्राइम मिनिस्टर की। एक्चुअली तो DGI SPR ने बैठ के शुक्रिया अदा कर दिया सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का, यूथ का, आपके सोशल मीडिया का, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। तो बात यह है कि अगर आपके पास देखें, हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। अगर PM साहब के पास इतना इल्म नहीं है, वो DGI SPR के अगर वही सुन लेते हैं, खाली प्रेस रिलीज जो उन्होंने की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी, तो उन्हीं से उनको पता लग जाता कि PTI कहाँ खड़ी हुई है। क्योंकि स्पेसिफिकली हर सियासी पार्टी का शुक्रिया अदा किया गया, इंक्लूडिंग PTI, उसके अंदर सोशल मीडिया का भी किया गया। तो देखें, बात यह है कि इन्होंने अपनी बात तो इस तरह कर दी जैसे हुआ ही कुछ नहीं। यार, इतनी बड़ी जंग हुई, मेरा लीडर इमरान खान जेल में बैठ के कह रहा है, और ये आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट, कि पूरी कौम के खड़ी हो जाए फौज के साथ, पूरा सारे के सारे मिल जाए, सारे इख्तिलाफात वाली बात भी कह रहे हैं। और दूसरी साइड देखिए, वो तो हुई ना आज की बात, मैं तो जंग के दौरान बात करूं, और जंग से लेके आज तक, बिफोर दैट जब इंडियन आर्मी आपके बॉर्डर्स पे आना शुरू हुई, मुझे एक स्टेटमेंट तो मियां नवाज शरीफ साहब की दिखा दें यार, कुछ तो मुझे दिखा देना कि मियां साहब ने भी कुछ स्टेटमेंट दे दी है क्या? अब मैं तो ये कभी भी नहीं कहूंगा कि यार वो उनके पास टाइम नहीं है, कबूतर उड़ाने में मसरूफ है, व्हाटसएवर इट इज, बट दैट इज, मैं तो कम से कम ये नहीं कहूंगा कि यार आप 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, अब जैसे तैसे भी हैं आप मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं, जिस तरह मर्जी आप आगे बैठ गए, लेकिन कम से कम आपकी स्टेटमेंट तो आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली बुखारी साहब, राना एहसान साहब खामोश रहे, और PTI सियासतदानों को छोड़कर इस्टेब्लिशमेंट से ही बातचीत करने पर अभी तक इन हालात में भी क्यों मुसर है, इसका आज तो वाज़ेह जवाब नहीं मिल सका। आने वाले दिनों में ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।